हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड, जिसे कंपोज किया है हेनरी लुइस विवन डेरोजियो ने। तो चलिए बात करते हैं डेरोजियो के बारे में। तो ही वॉज द फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द हिस्ट्री ऑफ एंग्लो इंडियन पोइट्री टिपिकली बिगिन्स विद हिम. He was the first assistant headmaster of Hindu College, Calcutta. His father was Portuguese, but his mother was Indian. He was a very famous and popular teacher among his students. He was an ardent nationalist in spite of his Western upbringing. He loved India's rich cultural heritage and great spiritual values. और कवि का यही प्रेम हमारी इस पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड में देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं पोएम की बैकग्राउंड की। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, ये पोएम एक सोनेट है 14 लाइन्स की, और ये एक ट्रिब्यूट है, जिसे ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि, जिससे कवि भारत माता को, अपनी मातृभूमि को अर्पित करते हैं। पोएम की थीम पेट्रियटिज्म है, यानी देशभक्ति। इस पोएम में कवि भारत के उस वैभव, पास्ट के यानी भूतकाल के उस वैभव और गौरव पर लेमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। वो गौरव और वो वैभव जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में, उनकी अधीनता में, जो लगभग नष्ट सा ही हो गया। कभी याद करते हैं उस भूतकाल को जब भारत इतना खूबसूरत, इतना वैभवशाली और इतना गौरवशाली और इतना समृद्ध और संपन्न रहा। उस भूतकाल को याद करके कहीं कवि का हृदय द्रवित हो उठता है। वो सोचते हैं कि वो भारत जिसका पास्ट, जिसका भूतकाल इतना शानदार रहा, और आज उसकी स्थिति अंग्रेज़ों के साम्राज्य में बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। तो इस बीच में भारत की क्या स्थिति रही होगी, उन गुलामी के दिनों में भारत की क्या स्थिति रही होगी, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। इतिहास गवाह है। तो भारत की ऐसी दशा को देख करके कवि का हृदय टूट सा जाता है। तो वो सोचते हैं कि वो जो भारत पास्ट में इतना खूबसूरत रहा, इतना शानदार रहा, जिसका इतना वैभव, इतना गौरव रहा, आज ब्रिटिश साम्राज्य में उसकी क्या स्थिति हो गई है। तो वो देखते हैं कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज अपने शत्रु के कैद में आ गया है। अपने शत्रु के, उसने उसके पंखों को बांध दिया है, उसकी आज़ादी को ख़त्म कर दिया है, उसकी उड़ने की चाह को ख़त्म कर दिया है। और बेहद दुख की बात है कि उसकी अपनी ज़मीन होते हुए, उसका अपना आसमान होते हुए, उससे उसके उड़ने का अधिकार छीन लिया गया है। तो इसी थीम के इर्द गिर्द हमारी ये पोएम घूमती है। तो चलिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, The poet says, "My country in thy days of glory past." तो यहाँ सबसे पहले कवि अपनी मदरलैंड को पर्सोनिफाई कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं उसका, और उसके बाद फिर उसे एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, ये कहते हुए माई कंट्री इन दाई डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, कि हे मेरे देश, तेरा भूतकाल बहुत शानदार रहा। द पोइट सेज, the poet first personifies his motherland, then addresses saying his country. He says that the past of India was very glorious. A beauteous halo circle round thy brow. Beauteous खूबसूरत, हेलो ऑरा, आभा मंडल, प्रभा मंडल, सर्कल राउंड दाई ब्रो, यानी तुम्हारे मस्तक के चारों ओर का जो आभा मंडल था, प्रभा मंडल था, वो बहुत शानदार था, बहुत खूबसूरत था। मतलब वो सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित था। मैं आपको बताऊं, ऑरा जो होता है वो एनर्जी का एक सर्किल है जो हर व्यक्ति का होता है। वो बनता कैसे है, जिसके जैसे वाइब्रेशंस होते हैं उसका ऑरा वैसे ही बनता चला जाता है। कहने का मतलब है कि यदि जिस व्यक्ति के वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे, उसका ऑरा जो है वो उतना ही शानदार, उतना ही चमकदार होगा, और जिसके वाइब्रेशंस नेगेटिव होंगे उसका ऑरा उतना ही नेगेटिविटी को लिए होगा, और उसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। तो ऐसा अध्यात्म के क्षेत्र में माना जाता है। और एक चीज़ और, ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के
लेवल को बताता है कि उसका जो एनर्जी का लेवल है उसके वो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली और स्पिरिचुअली कितना स्ट्रॉन्ग है। ऑरा से ये भी पता चलता है। तो कहीं ना कहीं कवि इस बात को भी कहते हैं कि भूतकाल में भारत फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही सेज दैट द ऑरा ऑफ इंडिया was golden and worshipped as deity the was। और भारत की पूजा की जाती थी, मातृभूमि की, उनकी मातृभूमि की, भारत माता की पूजा की जाती थी डेटी, देवी के रूप में, यानी भारत को देवी के रूप में मान करके पूजा की जाती थी। द पीपल ऑफ इंडिया लव्ड, ऑनर्ड एंड वर्शिप्ड इंडिया एज अ गॉडेस। यानी भूतकाल में जिस भारत की ऐसी स्थिति रही, वो अंडर ब्रिटिश रूल, उसकी पोजीशन कितनी चेंज हो जाती है, उसकी स्थिति कितनी कहाँ से कहाँ आ जाती है। तो यही सोच करके कवि के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है और वो पूछ उठते हैं, वेयर इज़ ताई ग्लोरी, हे भारत माता तुम्हारी वो शान कहाँ है। वेयर द रेवरेंस नाउ, वो सम्मान कहाँ है, वो ऑनर कहाँ है। द ईगल पिनियन इज चेन्ड डाउन एट लास्ट। और यहाँ वो भारत माता की तुलना उस बाज पक्षी से करते हैं जिसके पंखों को कस करके बांध दिया गया है। द ईगल पिनियन इज चेन्ड डाउन एट लास्ट एंड ग्रोलिंग इन द लाउडी डस्ट एट द आर्दाउ। कवि कहते हैं कि भारत माँ की स्थिति ब्रिटिश शासन में ऐसी हो गई थी जैसे वो पक्षी, वो बाज पक्षी जिसे अपनी उड़ान का स्वयं अंदाज़ा नहीं होता है कि वो कौन से सिरे से उड़ेगा और किस छोर तक वो जाएगा। ऐसे पक्षी, ऐसे उड़ान भरने वाले पक्षी के पंखों को कस करके चेन से बांध दिया गया हो, ऐसी भारत माँ की स्थिति थी। एंड ग्रोवलिंग, और वो ग्रोवल, क्राउल, रेंगना, जो अब सिर्फ रेंग सकता है, घिसट सकता है इन द लाउडी डस्ट अर्दऊ, ज़मीन में पड़ा हुआ, और अपने मुंह और अपनी चोंच, अपने नाक और अपने मुंह को रगड़ सकता है धूल में। ऐसी स्थिति भारत की हो गई थी। द मिनिस्ट्रल हैज़ नो रीथ टू वीव फॉर दी सेव द स्टोरी ऑफ मिजरी। मिनिस्ट्रल प्रोफेशनली सिंगर्स होते थे, पोइट्स होते थे, जो जिन्हें राजाओं का आश्रय प्राप्त होता था और राजा उनको पे करते थे। उनका कार्य होता था प्रशंसा में गीत लिखना। आज के जो कवि हैं उनके पास पुष्प, शब्द रूपी पुष्प नहीं बचे हैं कि वो कविता रूपी माला बना सकें तुम्हें डेकोरेट करने के लिए, तुम्हें सजाने के लिए, तुम्हारे सम्मान में। क्यों? कि शायद जब वो पास्ट में तुम्हारी ग्लोरी पर लिखते थे, तुम्हारी शान और तुम्हारे वैभव पर वो लिखते थे, तो उस शान और वैभव से शायद वो कहीं ना कहीं इंस्पायर भी होते थे, प्रेरणा भी उन्हें मिलती थी काव्य रचना के लिए। लेकिन आज वो वैभव, वो गौरव, वो शान नहीं रहा, तो उनकी प्रेरणा भी कहीं ना कहीं वो सो सी गई है, छिप सी गई है। आज उनके सामने सिर्फ एक स्थिति है, आज वो मजबूर हैं, उनकी कलम मजबूर है, सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिजरी, कि तुम्हारे दर्दों की कहानी के सिवाय उन्हें आज कुछ दिखाई नहीं देता। तो उनकी कलम का भी विषय, उनकी कलम को भी जो एक विषय मिला हुआ है, जो एक थीम मिली हुई है, वो तुम्हारे दर्दों की कहानी मात्र है। यानी आज उनकी कलम का विषय, आज उनकी कलम की थीम बदल गई है, क्योंकि भारत के दिन बदल गए हैं। आज भारत बहुत दर्दनाक स्थिति में है, उसका अपना एक संघर्ष है, उसकी अपने दुखों की एक कहानी है। तो कलम भी मजबूर है सिर्फ उसी विषय पर लिखने के लिए। नाउ वी कम टू अवर सेकेंड स्टैंजा। वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम। कवि कहते हैं कि मुझे समय की गहराई में गोता लगाने दिया जाए। डाइव, टेक अ डिप। कवि कहते हैं कि मुझे समय की गहराई में एक गोता लगाने दिया जाए, एंड ब्रिंग आउट द एजेस दैट हैव रूल्ड।
जब भारत स्वतंत्र था तब से लेकर के आज तक जब भारत परतंत्र है, इस बीच में शताब्दी गुजर गई, एक लंबा समय गुजर गया। तो भारत के भूतकाल से, जब भारत आज़ाद था, वहाँ से कवि लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं? अ फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ दीज रेक्स सबलाइन, कुछ छोटे छोटे टुकड़े उन शानदार, उस शानदार संस्कृति के, उस शानदार कल्चर के अवशेषों के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों पर वो निकाल करके लाना चाहते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े विच ह्यूमन आई में नेवर मोर बिहोल्ड, जिन्हें मानवीय आँखों ने कभी देखा ही नहीं। यहाँ कभी शायद ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इतिहास का अध्ययन करने दिया जाए, ताकि वो समय की गहराई में जा कर के, समय के गर्भ में जा कर के कुछ साक्ष्यों को, जो बचे हुए साक्ष्य हैं उस समय के, उन्हें ला कर के प्रस्तुत कर सकें लोगों के सामने। मतलब अपने लेखन के कार्य के द्वारा, अपनी कंपोजिंग से, अपनी राइटिंग से वो लोगों के सामने उन साक्ष्यों को रख सकें, भारत के उस गौरव और उस शान का बखान कर सकें, वो शान, वो गौरव जो आज के लोगों ने देखी नहीं। तो कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं कि उन्हें अध्ययन करने दिया जाए भारत के इतिहास का, और उन्हें उस विषय पर लिखने भी दिया जाए। एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी गार्डन प्राइज, वो कहते हैं कि मेरे इस अथक परिश्रम और प्रयास का जो एक इनाम है, माई फॉलन कंट्री, है मेरे पराजित देश, कि मेरे पराजित देश, मेरे जो उस अथक प्रयास का एक इनाम मैं जो चाहता हूँ, वो है वन काइंड विश फॉर दी, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दयालुता से युक्त शुभकामना मिल जाए, दयालुता से युक्त शुभकामना मुझे प्राप्त हो तुमसे, ऐसी मेरी इच्छा है। दयालुता से भरी शुभकामना ही मेरे उस अथक प्रयास का मेरे लिए इनाम होगा, और साथ साथ रिटर्न हो जाए वो ग्लोरी पास्ट की, वो शान, भूतकाल की वो शान फिर से वापसी हो जाए, और लोग उसे मेरे द्वारा जाने, मेरे द्वारा समझें, और उस पर विश्वास भी करें कि हाँ, भारत का भूतकाल ऐसा था, यानी पास्ट में भारत इतना गौरवशाली और इतना वैभवशाली था, उसकी अपनी ग्लोरी, उसकी अपनी डिग्निटी, उसका अपना ऑनर, उसका अपना रेवरेंस था। ऐसी कवि की कामना है। द पोएट सेज दैट he wants to take a dip in the sea of time. He means to say that he wants to study the past of India, India's rich culture. Although centuries have passed between the golden period and present miserable period of slavery, yet he wants to collect the small piece of that damaged glorious culture which have never been seen by the present generation. The poet means to say that he wants to study Indians' great culture and India's great culture, and wants to show the difference of free India and enslaved India. He can prove all this with the help of the rest part of the damaged past, and he wants to present and show that heritage of distant past to those people who have never seen it before. He wants to do this difficult work through his writings, and he wishes for a prize from his motherland for his arduous task, for his difficult task, and that is her good blessings. That is her good blessing, so that the people of India may know it and may think about it and accept it. And all this shows that the poet wishes, all this shows that poet wishes for the return of India's past glory. That is the theme of this. तो मैं समझती हूँ आपको पोएम
अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स अ लॉट। Like, subscribe and share my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.